everyone, morning all. Here I welcome you again. So today we are going to discuss our next chapter, that is particle nature and their units. इसमें हम लोगों ने अपना एटम एंड मॉलिक्यूल टॉपिक डिस्कस कर लिया था. अब आगे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिस्कस करने वाले हैं. गाइस, मेरा जो ये वीडियो लेक्चर है ये सिर्फ आपके 9th क्लास के लिए नहीं है. अगर आप फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर फाउंडेशन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरी कोर्सेज को प्रेफर कर सकते हैं. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या है कि मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, किस सन में इसका इन्वेंशन हुआ, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इससे रिलेटेड कुछ लिटिल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें the law of definite proportion was first put forward by the French scientist Joseph Louis Proust. आपको इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये किसने दिया था, जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने दिया था. और किस सन में दिया था, 1779 में दिया था. This is the reason why the law is known as Proust law. क्या कहलाता है ये, प्रोस्ट लॉ कहलाता है. मतलब इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग प्रोस्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं. The observation associated with this law were first made by the French chemist, that is Antoine Lavoisier and Joseph Priestley. आपने एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है कि ये जो लॉ था सबसे पहले किसने बनाया था. तो ये लॉ सबसे पहले बनाया था आपके एंटोनी लुइसियर एंड जोसेफ प्रिस्टले ने. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये स्टेटमेंट है पर्टिकुलर, मतलब जो आपका ऑफिशियली स्टेटमेंट चलता है इसका, वो क्या है. तो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन. क्या है मेरा मतलब कि जो डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ है ना, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहलाता है. इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आपका कंपाउंड है तो उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेम प्रोपोर्शन में हुआ है. मतलब उसमें जितना भी मिलाया हुआ कंपोजिशन है वो सेम है. आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे. इट स्टेट that the individual elements that constitute a chemical compound are always present in the fixed ratio, right? देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कंपाउंड है और उसका कंपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं उनकी प्रेजेंस एक फिक्स रेशियो में होगी. ठीक, ये था आपका प्रोस्ट लॉ. इसमें क्या है, दिस रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड और मेथड थ्रू विच इट वाज प्रिपेयर्ड. मतलब ये जो उनका कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ था, ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, जो सोर्स है केमिकल कंपाउंड के उस पर, और जो मेथड यूज़ किया गया है उसे बनाने के लिए, इस पर इनका जो मेथड था वो यूज मतलब अप्लाई नहीं हो रहा था. ये उससे अलग एक यूनिक स्टेटमेंट था जिसके अकॉर्डिंग कि हमारा अगर कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो वो एक आइडेंटिकल कंपोजिशन में होता है. इस लॉ में एक्सेप्शंस देखो क्या क्या है. एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड वाज वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल. मतलब जिसमें रखे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो सिचुएशन है या फिर अपनी कंपोजिशन है या फिर अपना जो साइज़ है उसको गेन कर लेता है. राइट, सॉरी, ओके, ठीक है. द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन नॉन स्टीचियोमेट्रिक कंपाउंड वर वेरीज फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल. Therefore, these compounds are an
एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। देखो, अगर इनके जो कंपोजिशंस हैं वो सैम्पल टू सैम्पल चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दीज आर एक्सेप्शंस। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ एक्सेप्शंस में कौन कौन से आते हैं। सिंपली जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के कुछ आइसोटोप्स हैं, कार्बन है, कार्बन के कुछ आइसोटोप्स हैं, तो ये सब क्या है, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सब एक्सेप्शंस में ही आते हैं। ठीक है, आप लोग आगे और देख लो, चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। दिस कंपाउंड आर द एक्सेप्शन, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ। Sample of element that they vary their isotopic composition can also defy the law of definite proportion, since the masses of two different isotopes of an element are different. Neutral polymer are also known as disobey the rule of constant proportion. देखो, इसमें आपको बता दिया गया कि कौन कौन सी चीज़ हैं जो इससे डिफर करती हैं। पहली बात तो टू डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट आर डिफरेंट, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आपकी है नेचुरल पॉलीमर्स आर ऑल्सो known that disobey law of constant proportion. Example of compounds that obey the law of definite proportion is water molecule. ठीक है, water molecule feature the combination of 2:1, राइट, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। सिंस दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स रेशियो ऑफ मास, वाटर मॉलिक्यूल ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है 2:1 में जा रहा है, ठीक है, उससे उसका कंपोजिशन हो रहा है। ठीक है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका 1:1 से कंपोजिशन हो रहा है। बट अगर मैं किसी आइसोटोप की बात करती हूँ तो आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, उसका कंपोजिशन भी चेंज होगा, उससे बने हुए एलिमेंट्स भी चेंज होंगे। जैसे यूरेनियम से बने हुए जितने भी आपके कंपोनेंट्स या फिर कंपाउंड्स होते हैं, वो उनका जो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। Another example of the chemical compound that obey the law of constant proportion of methane. ठीक है, एक मीथेन का है जो कि आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, दैट इज CH4। तो 1:4, मतलब किसके जितने भी आपके मॉलिक्यूल बन रहे होंगे वो सारे 1:4 में ही बन रहे होंगे टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मेथेन या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन। 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद 1 कार्बन एटम। मैं आपको ये चीज़ पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। देखो, जो ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, चलो देख लेते हैं इसको। ऑल्दो द लॉ इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टुडे, आजकल क्या है, जितने भी लॉ हैं बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं। इट वॉज द ग्रेट टू यूज इन 18th सेंचुरी। ये जो लॉ आपका है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका यूज 18th सेंचुरी में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, व्हेन द केमिकल कंपाउंड डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर डेफिनेशन। जिस टाइम पर हमारे जो केमिकल कंपाउंड थे वो एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं रखते थे। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डॉल्टन थ्योरी। मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ, सबसे बड़ा जो इसका कंट्रीब्यूशन रहा है कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, वो था डेवलपमेंट ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जिसके बेसिस पर आपकी जॉन डॉल्टन थ्योरी अप्लाई की गई या फिर उसका इन्वेंशन प्रॉपरली हो पाया। ठीक, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। आगे है कुछ नहीं, थैंक यू है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और नया पढ़ेंगे। बच्चे, जॉन डाल्टन थ्योरी की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, इसको हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा है। और यहाँ पर अगर सिलेबस में टॉपिक होता है, पहले तो था, अगर सिलेबस से नहीं निकला होगा तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पर भी कराऊंगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे हम लोग फिर से देखेंगे। बच्चे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ में दो और थे लॉज जिसको कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो मैं उन्हें वापस से नहीं कराने वाली हूँ। बट जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स कराए हैं सितंबर और अक्टूबर की क्लास, सॉरी अप्रैल एंड मई की क्लासेस में, उनमें आपका वो तीनों प्रोपोर्शंस
किए हुए हैं, तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके प्रेजेंट के सिलेबस के रिडक्शन के बाद आपका सिर्फ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रह गया है, जो कि आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग क्या नया कराएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय ऑल, थैंक यू सो मच।